और बढ़ता है ज़बानों का नशा जब नई सिन्फ सुखन मिलती है। और जब ये नशा हद से गुजर जाए तो अपने फिक्र फन से शायर जमशेद एक पूरा दीवान लिख देते हैं। और हाइकू हिंदुस्तानी लघु कविताएं की तख्लीक होती है। आपने कहा जिंदगी मुख्तसर है, फूल की उम्र कम हो तो हो, फूल में जिंदगी कम नहीं, उम्र मुख्तसर है जी। दुनिया की किसी भी जबान में दूसरी जबानों की असनाफ शेरो अदब शामिल होती रहती हैं और यह अमल किसी भी जबान के दामन के वसीतर होने और उसके हुस्न में इजाफे का सबब बन जाता है। हुस्न बढ़ता है जबानें जब जबानों से मिलें। हिंदुस्तानी जबानों में भी कई गैर मुल्की असनाफ दाखिल हुई हैं, जिनमें हाइकू ने बड़ी तेजी से मकबूलियत हासिल कर ली है। आजकल हिंदुस्तानी शुरा कसरत से इसे फरोग दे रहे हैं। दोस्तों, इस किताब के लिए कुछ कहने से पहले आप सब की याद दहानी के लिए शायरी की इस विधा पर, इसकी तारीख पर नजरे सानी किए लेते हैं। सिन्फ़े हाइकू का सहरा 17वीं सदी के अजीम जापानी शायर और फलसफी मात्सुओ बाशो के सर जाता है। बाशो का तर्जुमा दुनिया की बेशतर जबानों में हो चुका है और सिर्फ उर्दू की बात करें तो कहते हैं, बाशो कहते हैं, पुराना तालाब मेंढक की जस्त से पानी की आवाज, एन ओल्ड पॉन्ड अ फ्रॉग जम्प्स इन द साउंड ऑफ वाटर। हाइकू में 3 सत्रों में बात कही जाती है और एक हाइकू में 17 सिलेबल्स का इस्तेमाल होता है। पहली लाइन में 5, जैसा कि आप जमशेद साहब बता चुके हैं, पहली लाइन में 5, दूसरी में 7 और तीसरी में फिर 5। हाइकू में फितरी मज़ाहिर की जबान में बात की जाती है। इसमें शायर का जहन कुदरत के साथ हमेशा हम आहंग रहता है। संस्कृत का लफ्ज ध्यान, आप सबको ध्यान होगा, संस्कृत का लफ्ज ध्यान के पैहम अमल से इरफान हासिल होता है। लफ्ज ध्यान बौद्ध भिक्षुओं के साथ चीन और जापान पहुंचकर चान और फिर समय काल में ज़ेन बन जाता है। तो यही ज़ेन हाइकू की रूह है। 19वीं सदी में हाइकू को पूरी दुनिया में मकबूलियत हासिल होने लगी थी। शुरू में नीदरलैंड, फ्रांस, अमेरिका और एजरा पाउंड की इन ए स्टेशन ऑफ द मेट्रो शुरुआती दौर की इंग्लिश हाइकू मानी जाती है और अब तो दुनिया की हर जबान में हाइकू लिखी जा रही है। हिंदुस्तान की बात करें तो नोबेल लॉरिएट गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर अपने जापान यात्रा तक, गालिबन वो 1916 था, के दौरान हाइकू से बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने अपनी किताब जापान यात्री में तफसील से इसका जिक्र किया है और बंगला में हाइकू के कुछ तर्जुमे और तजुर्बे भी किए हैं। मशहूर तमिल कवि सुब्रमण्य भारती ने हाइकू को तमिल साहित्य से रूशनास कराया। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय ने भी हाइकू को संजीदगी से बरता है। माजी करीब में प्रोफेसर सत्यभूषण वर्मा को मासाओका शोकी इंटरनेशनल हाइकू अवार्ड से नवाजा गया और आज आपके सामने जमशेद जी की हाइकू लघु कविताएं इसी सिलसिले की एक कड़ी है। दुनिया में हाइकू की मकबूलियत की खास वजह यह भी है कि छोटी सी बहर में मुख्तसर से अल्फाज में पूरी कायनात का राज बयान किया जा सकता है। वो एक इम्प्रेशनिस्ट आर्टिस्ट की तरह उभर के आ जाता है, इम्प्रेशनिस्ट पेंटिंग की तरह।
जिसमें कुदरत का करिश्मा, फितरत की रंगीनियां भी होती हैं और जिंदगी का फलसफा और अध्यात्म की चाशनी भी होती है। गोया शायर इस सिंफ के जरिए कूजे में दरिया समो देता है और फिर बिहारी के दोहों की तरह देखन में छोटो लगे घाव करे गंभीर। इस दौर की तरक्की में और मादियत परस्ती और आपाधापी की जिंदगी में इंसान के पास इतना वक्त या सब्र कहां कि वो तवील कसीदे पढ़े, मसनवियां पढ़े, महाकाव्य पढ़े या दीवान पढ़ सके। जनाब जमशेद साहब की इस किताब को पूरा पढ़ने का मौका अभी नहीं मिला है, लेकिन हम जितना पढ़ सके उससे ज़हनो दिल बेहद मुतासिर हुआ। ग्रीक माइथोलॉजी के सिसिफस की जद्दोजहद हमारे अहद के हर इंसान की जद्दोजहद है। द स्ट्रगल ऑफ सिसिफस फ्रॉम ग्रीक माइथोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ एवरी पर्सन स्ट्रगल इन द मॉडर्न वर्ल्ड, एंड जमशेद juxtaposes this perfectly in haiku. भारी शिला है रोज वापस वहीं अस्तित्व। रोजमर्रा की शहरी जिंदगी में सरे राह जब गाड़ी सिग्नल्स पर रुकती है तो हम सब देखते हैं, लेकिन जब शायर देखता है तो हाइकू से एक बेबस लाचार मां की तस्वीर बना डालता है। कहता है, भूख बड़ी थी, लाल गुदड़ी में था, बत्ती हरी थी। जमशेद मुहावरों का इस्तेमाल भी हाइकू में बखूबी करते हैं। ना आगे नाथ, ना ही पीछे पगहा, फिर भी चिंता। तो अंधविश्वास और दखियानूसी सोच की वजह से बच्चियों की आजादी पर पाबंदी के खिलाफ जब जमशेद साहब कलम को जुम्बिश देते हैं तो नसीहत भी करते हैं और तंबीह भी। बच्चियों की बेड़ियां काटो जरा, परवाज दो। आए दिन मुल्क या यूं कहें कि दुनिया भर में फसादात हो रहे हैं, जिनका हासिल सिर्फ नफरत, आग, धुआं और बर्बादी है। उसे भी जमशेद साहब खुशउस्लूबी से बयान करते हैं। आई कोट, किसका घर जल भी चुका कल, फसाद कहां। हाल की महामारी ने पूरी दुनिया में तबाही और बर्बादी का इतिहास ही रच डाला। यह भी सच है कि महामारी किसी भी धर्म को नहीं बख्शती। जैसा कि आपने अभी फरमाया, तो महामारी की धर्म निरपेक्षता पर क्या अच्छी बात लिखी उन्होंने। जात न धर्म, महामारी सर्वत्र, निरपेक्षता। जमशेद आजकल की नस्ल नौ की जदीद इश्क की, रिलेशनशिप ऑफ कन्वीनियंस की, कैसे हम दिलचस्प तर्जुमानी करते हैं। नेट पे मिले, नेट पे ही बिछड़े, दर्द न गिला। वक्त नहीं है ना, वो किसी और को तब तक कहेंगे कि वो दूसरा ढूंढेंगे कोई नेट पे। अदब हर हाल में अपने वक्त का आकाश होता है दोस्तों। तो दौरे हाजिर के हम कदम, Jamshed's poetry is traditional and modern at the same time. His references are Indian, but his vision is global. किताब तो अपने कवर से ही पहचान ली जाती है और इस किताब का कवर भी हाइकू के मिजाज के ऐन मुताबिक है। हाइकू की इस नायाब जिल्द कवर के लिए फरहत जमशेद को और इसके इशाअत के लिए हम आलोक पर्व प्रकाशन को मुबारकबाद पेश करते हैं।
और हम शायर जमशेद को हाइकू का मुकम्मल हक अदा करने के लिए, मानी खेज मंजर कशी के लिए और इस दीदा ज़ेब किताब के लिए, हाइकू हिंदुस्तानी लघु कविताएं के लिए दिली मुबारकबाद देते हैं। हमारा यकीन है कि ये अदबी हलकों के साथ साथ अवामी सतह पर भी मकबूल होगी। और आखिर में इस किताब से हर हिंदुस्तानी के लिए एक पैगाम, तरक्की की मशालें कह रही हैं, सब साथ हों। शुक्रिया।